बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ा पावर शो कर दिया है। हुक्मरान जमात के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज में हजारों अफराद की शिरकत ने हुकूमत के लिए खतरे की नई घंटी बजा दी है। हर गुजरते लम्हे के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में कमी आने की बजाय उसमें शिद्दत पैदा होती जा रही है। अपोजिशन ने बगैर किसी तोड़फोड़ और हंगामा राय के इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करके यह साबित कर दिया है कि अपोजिशन एक मुनज़्ज़म अंदाज में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही है और हुकूमत गिराने के लिए गैर आईनी तरीकों की बजाय आईनी और कानूनी रास्तों का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बज़ाहिर इसे इत्माम हुज्जत कहा जा सकता है, जिसके तहत अपोजिशन ने इस्लामाबाद के रेड जोन में कमोबेश लॉन्ग मार्च की रिहर्सल तो कर ली है। अगर किसी को याद हो तो कुछ रोज पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए, तो यह बात की गई थी, जिसके बाद अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर के हवाले से एहतजाज किया और यह एहतजाज करके साबित कर दिया है कि अपोजिशन धांधली की जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को नहीं बल्कि किसी और को समझती है। इलेक्शन कमीशन से वो इलेक्शन का फैसला नहीं बल्कि उस केस का फैसला चाहते हैं जो 7 साल से जेरे इल्तवा है और जिसके बारे में लोगों की ये राय है कि ये केस पूरी हुकूमत को ले डूबेगा। और ये स्कैंडल अब तक के बहुत से स्कैंडल पर सबसे भारी नजर आता है। हुक्मरान जमात पर मशकूक फॉरेन फंडिंग लेने का इल्जाम है जिसका इतराफ भी कर लिया गया है, जो गैर कानूनी अमल है। अगर ये वाकई साबित हो जाता है तो फिर पूरी की पूरी जमात कालअदम करार दी जा सकती है, जिससे इलेक्शन भी नल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन चूंकि यह मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में साबित नहीं हो सका, इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया, वो इलेक्शन कमीशन इसे इल्तवाब में डाले हुए है। लेकिन हकीकत यह है कि इसका फैसला आने में ताखीर हुई है और इस ताखीर की वजह से शुकूक व शुबहात भी बढ़े हैं और ये एक हाई प्रोफाइल मुतनाज़ा केस बन चुका है। अब यह बात तो अंडरस्टूड थी, तय था कि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल करने और हुक्मरान जमात से यह मुतालबा करना कि रसीदा कंडो इस केस का फैसला नहीं आएगा। लेकिन अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के सामने मैदान लगाकर सियासी तौर पर मेला लूट लिया है। तो हुक्मरान जमात बज़ाहिर इस वक्त बड़े कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रही है, मगर जो अंदर की खबरें रखते हैं, अंदर की खबर रखने वाले ये बताते हैं कि अंदर से सभी हिले हुए हैं। अपोजिशन अगर इस मूड के तहत जिसके तहत वो इस वक्त चल रही है, अगर चलती रही तो कुछ भी हो सकता है। खतरे की तलवार हुकूमत पर बरकरार है, ये तलवार अभी हटी नहीं बल्कि लटक रही है। तो अपोजिशन के सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट ने पूरे दारुल हुकूमत में निजाम को मुअत्तल करके रख दिया है। वुज़रा कंट्रोल रूम में बैठे इसका नजारा करते रहे और अगर कोई ये कहता है कि लोग कम या ज्यादा थे, अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज हुआ उसमें लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और ये तादाद इतनी थी कि पूरा इस्लामाबाद चौंक रहा। अब इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज से पीडीएम के तमाम कायदीन ने खिताब किया तो मरियम नवाज ने भी अपने खिताब में कुछ मुतालबा भी रखे और इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा, पाकिस्तान के साथ ये तारीख का सबसे बड़ा जुल्म जो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स ने किया था, आप बताओ कि आप इतने बड़े जुर्म में हिस्सेदार क्यों बने? क्या बिगाड़ा था इन मासूम पाकिस्तानियों ने आपका? क्या बिगाड़ा था इन मासूम पाकिस्तानियों ने आपका? और याद रखना, इदारों पर वो शख्स हमला करता है जो इदारों को यरगमाल बनाकर जबरदस्ती उनसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले लेता है। क्योंकि ये जो एजेंट्स होते हैं ना, जो पीछे से काम करते हैं, ये सामने नहीं आते, सामने होते ईसीपी जैसे इदारे और अवाम की उंगलियां फिर इन इदारों की तरफ उठती हैं। वो लोग पीछे छुपे होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा चेहरा कोई नहीं जानता, लेकिन जवाब तो ईसीपी को देना पड़ेगा और इसका जवाब एक ही है। आखिर में बस एक बात,
क्योंकि एक मिनट, आखिर में एक ही बात, आखिर में एक ही बात, क्योंकि इमरान खान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है, तो जब जुर्म का एतराफ कोई कर लेता है तो उसके बाद फैसला नहीं होता, उसके बाद सिर्फ सजा होती है। तो मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन के पीछे जो मुहरकात है उसके हवाले से इशारा करते हुए अपने खिताब में ये मुतालबा किया कि हुकूमत के हवाले से जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला जल्द सुनाया जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब में ना सिर्फ हुकूमत बल्कि उन ताकतों को भी मुखातब किया जिन पर अपोजिशन इस वक्त खुले बंदो तनकीद कर रही है। अब मैं क्या करूं? कहते हैं इदारों का नाम मत लो, दाएं तरफ सलाम फेरता हूं तो रहमतुल्लाह है, बाएं तरफ सलाम फेरता हूं तो रहमतुल्लाह है, तो फिर क्या नाम दूं इनको मैं? तो फिर निकी दाऊद भाई कहना पड़ेगा। मैं वाज़ेह तौर पर कहूंगा कि अब 5 फरवरी को कश्मीर की यकजहती के लिए भी मदरसे आएंगे और कराची में 19 जनवरी को 21 जनवरी को जब इसराइल के खिलाफ इसराइल नामंजूर के हवाले से वहां पर मुजाहरे होंगे, वहां भी कौम आएगी, वहां भी नौजवान आएंगे, वहां भी सियासी कारकुन आएंगे और पूरी कौम की यकजहती होगी। उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ, उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ। इस मुल्क में न इसराइल के लिए गुंजाइश है और न मिर्जाइल के लिए गुंजाइश है, लेकिन इंशाअल्लाह हमने जद्दोजहद करनी है, कौम को इस कर्ब से निकालना है, कौम को सुकून देना है, कौम को माशी तरक्की देनी है, महंगाई खत्म करनी है, मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना है और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की सियासी क़ियादत आज यहाँ इकट्ठी है। हम इंशाअल्लाह ताक़ुब करेंगे इन लोगों का, हालात में गर्मी लाएंगे। आप कहीं ठंडे तो नहीं पड़ जाएंगे, ठंडा नहीं पड़ना। हमने गर्मजोश होकर मैदान में रहना है। हमने उनको बताना है कि हमें गर्दन उठा के चलना आता है, गर्दन झुका के चलना नहीं आता। तो अपोजिशन ने अपना मुद्दा मतलब बयान कर दिया। वो कहते हैं कि इशारों में बहुत सी बातें कह भी दी गई, इससे पहले खुलो बंदों की गई, लेकिन फिर उस पर इतराजात हुए और उन इतराजात का भी मौलाना फजलुर रहमान ने जिक्र किया। तो इस रैली से, इस प्रोटेस्ट से पीडीएम की तमाम जमातों के कायदीन ने खिताब किया। इसके बाद हुकूमती वज़रा भी मैदान में आए और उन्होंने अपोजिशन की इस रैली को तनकीद का निशाना बनाया और यह तासर देने की कोशिश की कि हुकूमत ने अपोजिशन के एहतजाज को बिल्कुल कोई संजीदा नहीं लिया, बल्कि कोई नोटिस नहीं लिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का यह कहना कि मौलाना फजलुर रहमान सियासी तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, उन्हें किसी हकीम से दवाई लेनी चाहिए, यह हुकूमत की गैर संजीदगी को जाहिर करता है। अगर मौलाना तन्हा है और उन्होंने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मेला लगा लिया है, तो जरा तसव्वुर करें जिस दिन उनकी तन्हाई खत्म हो गई तो फिर क्या आलम होगा। कॉन्फिडेंस से आज मरियम नवाज शरीफ ने 1000-1200 के मजमे को कोई 1.5 लाख बंदा समझ के खिताब किया, कि उनके कॉन्फिडेंस का इजहार होता है। और इससे पहले आपको याद होगा कि किस कॉन्फिडेंस से उन्होंने बताया था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। उससे पहले उन्होंने किस कॉन्फिडेंस से कैलिबरी फॉन्ट के ऊपर जो है वो जाली दस्तावेजात बना के सुप्रीम कोर्ट में दी थी। तो कॉन्फिडेंस की कमी वैसे इनमें नहीं है। जो शरीफ फैमिली है आर्टिस्ट है और जिस तरीके से इन्होंने करप्शन को एक बाकायदा आर्ट की शक्ल दी है और दुनिया में रीमॉडल किया है, वो सिर्फ यही कर सकते थे। तो जहाँ पे बंदे की कोई सलाहियतें हों उसको मानना भी चाहिए। मैं हैरान हूँ, आज मैंने कुछ मरियम की स्पीच भी सुनी और उनका रोना जो रोती रहते हैं, कौन मांग रहा है एनआरओ। ओ बीबी, आपने एक नहीं 2 एनआरओ मांग के ले लिए हैं, अब आप तीसरे की कोशिश कर रहे हैं।
यूनाइटेड किंगडम जिसके कानून आम एक्सेप्टेड है कि बड़ा रिस्पेक्टेबल क्रेडिबल है, उधर ये जजमेंट्स आई हैं शरीफ खानदान के खिलाफ। तो मैं समझती हूँ कि ये जजमेंट्स आने के बाद कम से कम कुछ शर्म हया हो मरियम में, तो चुप कर जाएं, कुछ अरसे पढ़ लें कि उनके खानदान ने किस तरीके से इस मुल्क को लूटा। और आज सबसे शर्म की बात यह है कि मरियम नवाज कि जी प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान से पैसा आया इजराइल से। खुदा का खौफ करो, तुम्हारा बाप हिंदुस्तान गया अपने बेटों को लेके, बिजनेसमैन से मिलाया, तुम्हारे घर शादी पे अजीत धोवल आया, किस मुंह से आप कह रही हो? मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, उसकी सिफारिशात पे एक कमेटी बनाई गई जो कि ब्रॉडशीट केस की तहकीकात करेगा। उसके जो मेंबरान हैं, एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सीनियर ऑफिसर फ्रॉम FIA, सीनियर लॉयर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफिस। और एक तरफ अपोजिशन इस्लामाबाद में मेला लगाया तो दूसरी तरफ नैब ने अपोजिशन का मेला लगा दिया। नैब ने बैक टू बैक 2 रेफरेंस दायर किए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ ज़ाब्ता फंड्स जारी करने का इल्जाम लगाया गया है। नैब के रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत 17 अफराद को नामजद किया गया है और ये इल्जाम आयद किया गया है कि वज़ीर आला सिंध ने सिंध में लगाए गए तवानाई के मंसूबों में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए फंड जारी किए। बुनियादी तौर पर वज़ीर सिंध मुराद अली शाह पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया। वज़ीर सिंध पर यह इल्जाम नहीं है कि उन्होंने कोई करप्शन की है, कोई फंड खुद खा लिया है या इसमें से कोई गबन किया है, लेकिन खिलाफे ज़ाब्ता फंड जारी करने को भी करप्शन का एक सिलसिला कहा जा सकता है या उसका तासुर दिया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वफाक से तल्लुकात काफी अरसे से खराब है। जब से कोरोना की वबा आई है और कोरोना में सिंध हुकूमत ने जो एक्शन लिए उस पर पूरे मीडिया और पूरे पाकिस्तान में वज़ीर सिंध की जब तारीफ और तौसीफ की गई तो ये बात इस्लामाबाद में बहुत से लोगों को नागवार गुजरी थी। तो उसके बाद उन्हें नैब के जरिए तलबी के बैक टू बैक नोटिस जारी किए गए और वो पेश भी होते रहे। बात ही खत्म नहीं होती। नैब ने एक और रेफरेंस में पीपल पार्टी के डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ भी एक रेफरेंस दायर कर दिया है। उन पर प्लाटों की अलॉटमेंट के हवाले से एक रेफरेंस है और PIA के साबिक MD इजाज अरून से मिलकर करप्शन करने का इल्जाम लगाया गया था। तो सलीम मांडवीवाला ने बहुत अरसा पहले नैब के खिलाफ आवाज भी उठाई थी और बार बार वो सेनेट में इस पर आवाज उठाते रहे। चेयरमैन नैब को सेनेट के इजलास में पेश होने के लिए और नैब के मामले को और नैब की इंतकामी कार्रवाइयों का वो आलमी फोरम पर उसको उठाने का एहतजाज करने का ऐलान करते रहे। तो एक तरफ तो ये खबरें कि नैब ने 2 रेफरेंस कायम कर दिए और एक तरफ ये खबरें कि पीपल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला बड़ी हद तक सीधे कर चुकी है और पीपल पार्टी ने PDM की जानिब से सेनेट इलेक्शन से कबल इस्तीफे देने के फैसले से न सिर्फ बैकआउट किया बल्कि हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना देने से भी पीपल पार्टी इनकार कर चुकी है। तो दूसरी जानब नैब ने पीपल पार्टी के 2 अहम रहनुमाओं के खिलाफ केस खोल दिए, जिससे यह तासुर मिलता है कि पीपल पार्टी के किसी से डील नहीं हुई या उनके कोई राब्ते नहीं हुए और वो हुकूमत के खिलाफ डट कर खड़ी है और उसके ताकतवर हल्कों से कोई मामला तय नहीं हो सके और इसी वजह से पीपल पार्टी के खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं। अब सोचा तो यही जाएगा कि जिसके खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं उससे बात नहीं बनी। एक तासुर इसके अलावा भी है और वो तासुर ये है, इसका दूसरा जो एंगल है कि पीपल पार्टी ने उस इल्जाम को धोने के लिए कि उसने अपोजिशन के साथ हाथ कर दिया, उनके 2 बंदों के खिलाफ रेफरेंस बना दिए गए ताकि पीपल पार्टी पर धोखाधड़ी का इल्जाम न लगे और इस मामले को बैलेंस किया गया है। अवाम की नजरों में पीपल पार्टी के खिलाफ रेफरेंस का बनना यह जाहिर करता है कि पीपल पार्टी के पावर कॉरिडोर्स के साथ कोई मामला तय नहीं पाए और हुकूमत के खिलाफ पीपल पार्टी मैदान में खड़ी है और मर्दाना वार लड़ रही है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो लाड़काना में आसिफ अली जरदारी के उस डायलॉग के बाद जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई हमें ना बताए कि हमने क्या करना है और मैंने मुशर्रफ को निकाला है तो मुझसे पूछ लें कि करना क्या है, तो उसको लेकर सियासी अमूर पर गिरफ्त रखने वाले तजियाकारों यानी सियासी पंडितों ने यह राय कायम कर ली थी कि पीपल पार्टी PDM के साथ उस तरह नहीं है जिस तरह आगाज में थी, पीछे हट गई है और अपोजिशन भी हालात के साथ कंप्रोमाइज करने पर आमादा हो गई है। जाहिर एक बड़ी जमात जब इस तरह पीछे हटती है तो पूरे इत्तेहाद पर असर पड़ता है। उसके बाद
इसी वजह से सेनेट के इलेक्शन और जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला हुआ था। यानी जरदारी साहब कुछ तकरीर के बाद ये सारे फैसले हुए थे। पीपल पार्टी अगर पीडीएम के फैसलों के साथ खड़ी रहती तो गुमान यह था कि इस्तीफे इलेक्शन से पहले आ जाते, तो कोई माने या ना माने, मगर लगता यूं है कि अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम ने अपनी हिकमत अमली पीपल पार्टी की वजह से तब्दील की थी और पीपल पार्टी इस वक्त पीडीएम में शामिल है और अपोजिशन के उन तमाम इवेंट्स में बराबर शरीक हो रही है जो पीडीएम के जरिए इत्माम हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज डटकर खड़े हैं और पीडीएम का एक जलसा एक रैली भी मिस नहीं कर रहे, उस तरह बिलावल भुट्टो इन इवेंट में शरीक नहीं हुए और जिनमें पीपल पार्टी शरीक हुई है, जिनमें बिलावल भुट्टो शरीक हुए हैं, वो इवेंट है जिनका पीपल पार्टी से कोई ना कोई बराह रास्त ताल्लुक है। कराची का जलसा हो या मुल्तान का जलसा हो या लाड़काना का जलसा हो, ये सब पीपल पार्टी के इवेंट थे जिसमें बिलावल भुट्टो खुद शरीक हुए। तो लुबे लबाब ये है कि नैब का पीपल पार्टी के खिलाफ रेफरेंस बनाना इस बात को कतई ये साबित नहीं करता कि पीपल पार्टी कोई ऐसा एक्ट कर रही है जिसकी वजह से हुकूमत या ताकतवर हल्के उससे नाराज हैं या पीपल पार्टी ज़ेर एताब है, बल्कि नैब के रेफरेंस से यह तासुर पैदा हुआ है कि यह बैलेंस एक्ट के सिवा कुछ नहीं है। इस रेफरेंस से मुराद अली शाह की कुर्सी को बज़ाहिर कोई खतरा नहीं, लेकिन जब मकसद बड़ा हो तो फिर कुर्बानी भी बड़े आदमी की देना पड़ती है। जैसे खुर्शीद शाह की मिसाल सबके सामने है। खुर्शीद शाह को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा चुका था, तो समझा नहीं जा रहा था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को बैलेंस करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो खुर्शीद शाह अब भी नैब को भुगत रहे हैं, लेकिन ना कोई रेफरेंस है, ना उनके खिलाफ कुछ साबित हुआ है। अब जिनके बारे में यह इम्कान मौजूद है कि उनके खिलाफ कुछ ना कुछ साबित किया जा सकता है, उनके खिलाफ दूर दूर तक कोई रेफरेंस नहीं, और जिनके बारे में यह पता है कि उनसे कुछ नहीं निकलेगा, उनके खिलाफ झटपट रेफरेंस ही साबित करते हैं कि है कवाकब कुछ और, नजर आते हैं कुछ और। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी हम मौजूआत हैं, ब्रॉडशीट केस से लेकर एनआरओ तक बड़ी बातें हो रही है। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और ब्रॉडशीट केस की बात करते हैं। ब्रॉडशीट केस में रोज नई नई चीजें सामने आ रही है। हुकूमत ने जो ब्रॉडशीट केस का फैसला वो पब्लिक कर दिया है और एक नई चीज निकाल ली है। क्या निकाला है हुकूमत ने और किस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, फैसल वाडा बता रहे हैं। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं फैसल वाडा। मुंतखब बेईमान, ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालतें कह रही हैं। इनके गोशवारों के तहत और स्टेटमेंट्स और अदालतों के फैसले के अंदर वो कहते हैं जी $800 मिलियन की इनकी कुल जायदाद रिकवर की जा सकती थी पूरी दुनिया में। 800 मिलियन यानी कि 622 मिलियन पाकिस्तान करोड़ रुपए। ठीक है सर, 14,000 करोड़, 14 नहीं 14,000 करोड़ इस गरीब मुल्क का एक वजीर आजम 2 दफा मुंतखब बेईमान आदमी नवाज शरीफ मुल्क से बाहर ले जाता है। 14,000 करोड़, उसमें से वो कहते हैं 1,600 करोड़, जिसका 20% हमने दिया, 3 अरब 20 करोड़ रुपए रफली अप्रोक्सीमेट इस कंपनी को कि 100 मिलियन के तो एहसास सामने पड़े हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अगर आपका रिपोर्ट है मेरे ख्याल से, ठीक है, इन रिपोर्ट में ये यूके के जजेस ये जजमेंट बता रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे पढ़ाएं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, शहबाज शरीफ 2000 में सेटलमेंट करते हैं नैब से। ये सुनने की बात है, मजेदार कहानी। 105 अरब रुपए यानी कि $7.3 मिलियन, 104 अरब रुपए नैब को जाके कहते हैं ये ले लो। नैब ले लेती है उनसे, भाई क्यों तुम खैरात दे रहे थे, किसी का पैसा रखा होता अपने मान के तौर पे, दे दिया। उसका मुल्क से भाग चले गए, मुल्क से वापस आए, मुल्क से वापस आके अपने मर्जी की जजेस तैनात करवाए और जजेस तैनात करा के जजेस से फैसला करवाया कि 105 अरब जो नैब को दिए वो मुझे वापस कर दो असासे समेत। वो असासे समेत गवर्नमेंट में आके वापस आ जाते। वापस होने के बाद यही बेईमान शहबाज शरीफ
खाद्य आला बनता है और इलेक्शन। देखिए, हकीकत यह है कि ब्रॉडशीट को नैब ने बताया था कि शरीफ फैमिली के इतने इतने असासे हैं। जब मुशर्रफ साहब के दौर में नैब ने ब्रॉडशीट से मुआहदा किया था तो ब्रॉडशीट ने उन असासों को जिनके बारे में उनका गुमान ये था कि शरीफ फैमिली के हैं, उनको रिकवर कराने के एवज ब्रॉडशीट को 20% देने का मुआहदा किया था और बाद में मुआहदा खत्म किया गया। किसी अदालत में यह साबित नहीं हुआ कि नवाज शरीफ के नाम पर 14,000 करोड़ है या 16,000 करोड़ है, इतनी जायदाद है, इतने असासे हैं। लेकिन लगता यूं है कि हुक्मरान जमात ने क्या सराइयों और सुनी सुनाई बातों पर कौम को नई कहानी सुनाना शुरू कर दी। देखिए, सीधी सी बात है, अगर लंदन क्या दुनिया की किसी भी अदालत में यह साबित हो जाता कि नवाज शरीफ की 14,000 करोड़ की जायदाद है तो उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में उनका सब कुछ जब्त हो सकता था, उन पर केस चल सकते थे। तो फिर हुक्मरान जमात कौन सी अदालत में, बरतानवी अदालत का यह फाइंडिंग लेके गई है कि नवाज शरीफ की 14 करोड़ की जायदाद है, तो मीडिया पर बैठकर आप कागज लहराते रहे, वो कौन सा किसी को कोई ऑथेंटिक है, पढ़े जाते हैं। अगर इतने ऑथेंटिक हो तो फिर किसी अदालत में ले जाएं। तो कागजात लहराकर किसी को मुजरम साबित नहीं किया जा सकता, खा वो खान साहब हो, खा वो जरदारी साहब हो, खा वो नवाज शरीफ हो, तो साबित तो अदालत में किया जाता है जहां पे प्रूफ देने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान की सारी अदालतें खुली हुई हैं, किसी एक अदालत में तो साबित करें कि वाकई नवाज शरीफ की इतनी जायदाद है। लाहौर हाई कोर्ट में अगर साबित नहीं कर सकते तो खैबर पख्तूनख्वा की अदालतें खुली, वहां साबित कर दे। वहां तो 7-8 साल से तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है और अगर यह इल्जाम लगाया जाता है कि शहबाज शरीफ अपने जज लगाकर अपने हक में फैसला ले लेते हैं तो फिर हुकूमत को किसने रोका है? वो भी अपनी मर्जी के जज लगाए और फैसला ले ले, नवाज शरीफ को करप्ट साबित कर दे। तो ये तोता मैना की कहानियां लोग बहुत सुन चुके हैं, झूठ सुन सुनकर अवाम के कान पक चुके हैं। मुझ समेत कई लोगों को एक बार ये यकीन आ गया था कि नवाज शरीफ करप्ट है, लेकिन जनरल मुशर्रफ से लेकर अब खास अब तक कोई भी नवाज शरीफ को करप्ट साबित करके रकम क्यों नहीं निकलवा सका? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कभी 300 अरब की कहानी, कभी 100 अरब की, और अब जनाब 4-4.5 अरब की कहानी, यानी 100 बिलियन की कहानी। तो ये कहानियां सुन सुनकर अवाम को ये तासुर मिल चुका है कि ये सब जो कहानियां हैं ये अलफ लैला की कोई दास्तान है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत होती तो 20 साल में तो बहुत कुछ साबित हो सकता था। और आगे बढ़ते हैं और वजीर इत्तलात शिबली फराज गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत ने ब्रॉडशीट की इंक्वायरी के लिए हुकूमती वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है, यानी अपने ही लोग और अपने ही अदालत और अपने फैसले। तो शिबली फराज बता रहे हैं कि ये मामला क्या ब्रॉडशीट का, और हुकूमत जो इंक्वायरी कर रही है वो किस हवाले से कर रही है। वॉच वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली। ये इस वक्त तो बात हो रही है इस पर्टिकुलर कमेटी की जिसको के ब्रॉडशीट का जो फैसला आया है उसकी बुनियाद पे ये एक आपको बताएगा, इस पूरी कौम को बताएगा कि इसमें हुआ क्या है, किस तरह हुकूमतें आती हैं, किस तरह एनआरओज मिलते हैं और किस तरह से मुल्क को नुकसान होता है कि उनका देने के। ये अगर कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट होती तो ये फैसले कब तक और भी कितने डिस्कवर हो चुके होते और अब तक ये पैसे भी पाकिस्तान आ चुके होते। या तो ये एस्टैब्लिश करेगा या फिर ये एस्टैब्लिश करेगा कि पाकिस्तान में कैसे अवाम को हमेशा एहतसाब का नारा लगा के बेवकूफ बनाया गया और फिर एहतसाब के नारे पर अपनी सियासत को चमकाया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई। जेआईटी ने बताया $820 मिलियन है, नैब ने जाके बरतानवी अदालत को बताया कि नहीं $29 मिलियन रिकवर कर सकते हैं, इमरान खान साहब ने 300 अरब रुपए बताया, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के जरिए कुछ नहीं आया। दोनों में से क्या बताएगा? ये हमारा जो बेसिक मैसेज है जो ब्रॉडशीट से हमें निकलता है कि इस मुल्क को जो दो हुकूमतें जो रही हैं खास तौर पे, और उसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज लिस्ट तो 200 बंदों की दी गई थी, उन लोगों ने किस तरह से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपने एनआरओ दे दिया था, वो लोग दोबारा सियासत में आए, दोबारा हुकूमतों में लाए गए और उसकी वजह से उन्होंने इस मुआहदे को सबोटाज किया है। उन 200 में से देख लीजिएगा कितने तहरीक इंसाफ में हैं, कितने रह चुके हैं, कितने आपके इत्तेहादी हैं और कितने रह चुके हैं। देखिए, हम तो 2 साल 30 महीने हुए हैं ना हमें। ये तो एक इशू था जो कि 19 साल 18 साल से उनकी हुकूमतों में चल रहा था। हम ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जितने भी लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क को लूट के बाहर पैसे ले गए और वो पकड़े भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमतों में चूंकि एनआरओ के बेनिफिशियरी हो गए, वो इस वजह से वो दोबारा हुकूमतों में आए और दोबारा हुकूमत में आके। देखिए, आसान सा सवाल है, एनआरओ अगर गलत था या गलत है,
तो सबसे पहले उन्हें पकड़ना चाहिए जिन्होंने एनआरओ दिया। अब एनआरओ तो जनरल मुशर्रफ ने दिया था और ये 2007 की बात है, 18-19 साल पुरानी नहीं है, ये 12-13 साल पुरानी बात है। अगर तो गुस्सा इस बात पर है कि जिन सियासतदानों को मुशर्रफ ने एक बार सियासत से निकाल बाहर किया, उनको मुशर्रफ ने ही वापस सियासत में क्यों आने दिया, जिनमें बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ शामिल हैं, और यही गुस्सा आज दोबारा निकाला जा रहा है। आज भी इन्हीं दो सियासी जमातों के लीडरान को सियासत से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। वरना एनआरओ की जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी थी वो तो एमक्यूएम थी। एमक्यूएम के हजारों मुकदमा खत्म किए गए। दूसरे नंबर पर पीपल पार्टी थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और उसके चंद लोग शामिल थे। सबसे बड़ी तादाद ब्यूरोक्रेसी की थी और ये एक मखसूस दौर के दौरान कायम किए जाने वाले मुकदमात थे जिन्हें खत्म किया गया। ये 3-4 साल के पीरियड में जो मुकदमात किए गए थे 96 या 97 के बाद आगे चल के डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जो असल बेनिफिशियरी है वो एमक्यूएम थी, जो आज हुकूमत का हिस्सा है। तो एनआरओ 2007 में हुआ था, 2009 में खत्म हो गया और 2009 से के बाद ये सारे मुकदमात रिस्टोर हो गए। असल में एनआरओ की बेनिफिशियरी तो एमक्यूएम है, जो आज हुकूमत का हिस्सा है। 2007 में ये एनआर हुआ था, 2009 में खत्म हो गया। जो इसका बुनियादी मकसद था वो सियासी इंतकाम की बुनियाद पर कायम मुकदमात का खात्मा था। तो एनआरओ को अगर आप देखें तो ये उस वक्त के सियासी हालात के ऐन मुताबिक था। आज सियासी हालात और है। आज सियासी हालात में हुकूमत और अपोजिशन लड़ रही है। उस वक्त जो सियासी हालात थे, उस वक्त की हुकूमत यानी मुशर्रफ साहब की हुकूमत जो है वो अपोजिशन को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना चाहती थी। अब किस वजह से बनाना चाहती थी ये भी आगे चल के बताएंगे, लेकिन बनाना चाहती थी। और ये एनआरओ अगर एनआरओ ना होता उस वक्त 2007 में, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो खुद साख्ता जलावतनी गुजार रही थी वो वापस ना आ सकती। तो असल मामला तो उनको पॉलिटिक्स में वापस लाने का था और वो नवाज शरीफ जो थे उनको भी इस मामले में फायदा मिल गया, दोनों सियासत में वापस आ गए। मुशर्रफ ने जब ये फैसले किए तो उस वक्त वो सदर थे इस मुल्क के और सरबराह थे। तो ये सारी बातें 2007 से 2009 में के दौरान हुई और बेनजीर भुट्टो की सियासत में वापसी भी हो गई। फिर पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हो गई। तो एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड है। तो असल मसला ये नहीं है कि एनआरओ में कोई करप्शन वालों को फायदा मिला या किसी, बहुत से पॉलिटिकल मुकदमात है, सियासी मुकदमात। एमक्यूएम के तो 99% मुकदमात यही थे जो पॉलिटिकल थे, जो शायद उस वक्त कोई ऐसा चल रहा था मामला के वो कहते थे बारिश भी होती थी तो इल्जाम एमक्यूएम पर मुकदमा होता था। तो ये सारे मुकदमात उस वक्त किसी वजह से कायम किए गए और किसी वजह से खत्म किए गए। मुशर्रफ साहब भी एमक्यूएम को बहुत रिलीफ देना चाहते थे, उन्होंने दिया। तो असल मसला करप्शन नहीं है, एनआरओ करप्शन के खात्मे के लिए नहीं था। असल मसला वही है कि किस तरह सियासतदानों को सियासत से बाहर निकाला जाए, और पहले भी निकाला गया था, अब भी निकालने की कोशिश जारी है। और यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे पूरी तफसीलात के एनआरओ क्या था। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और उसके बाद इसके अलावा अदालत ने आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए। ब्रेक के बाद आपको शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।